Assalamualaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today's lecture is about difference between UV visible and IR spectrophotometers. In previous lectures, we have almost studied each and every component or the major instrumental part that are present in every common spectrophotometer, both in case of UV visible and IR types. So today's lecture is mostly focused on the minute details and minute differences that are present in UV visible and IR spectrophotometers. So here if you see in this figure, ये हमारे पास जो है UV विजिबल एंड IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। इसमें देखें कि एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर UV का भी सेटअप होता है और विजिबल का भी सेटअप होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि हमें जस्ट लाइट सोर्स जो है वो डिफरेंस उसका चाहिए, अदरवाइज़ बाकी सारे कंपोनेंट जो हैं वो एक जैसे हैं। सो ये UV विजिबल डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि ये जो है वो टंगस्टन की लाइट लगी हुई है, that is the light source for visible region of the electromagnetic spectrum, whereas यहाँ पर ये जो बल्ब इंस्टॉल है this is for UV लाइट और ये ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन लैंप जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल है। तो जब हमने UV का एनालिसिस करना है तो ये लाइट जो है वो ऑन होगी और विजिबल रीजन वाली लाइट जो है वो ऑफ होगी। बट इफ़ वी वांट टू हैव एनालिसिस ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री तो हम जो है UV लाइट को ऑफ़ कर देंगे और विजिबल लाइट जो टंगस्टन लैंप है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें हमारे पास एक रोटेटिंग मिरर है। ये जो है मिरर रोटेट करके किसी भी लाइट को जो है वो आगे फोकस उसको कर सकता है। यहाँ से जो लाइट आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस विजिबल की बात करें तो यहाँ पर स्ट्राइक करेगी और अगेन यहाँ पर फोकसिंग मिरर जो है वो इसको एंटर करेगा इन द मोनोक्रोमेटर। तो यहाँ पर देखें कि ये जो है वो मोनोक्रोमेटर है। यहाँ पर ये इसकी एंट्रेंस स्लिट है और यहाँ पर ये इसकी एग्ज़िट स्लिट है और दरमियान में यहाँ पर फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िल्टर्स या मोनोक्रोमेटर्स हो सकते हैं जिनको हमने डिटेल से पहले स्टडी किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास फ़िल्टर्स हो सकते हैं, इंटरफेरेंस फ़िल्टर्स हो सकते हैं, या प्रिज्म बेस्ड या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बेस या प्रिज्म प्लस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बेस यहाँ पर मोनोक्रोमेटर जो है वो इंस्टॉल हो सकता है। यहाँ पर ये है एग्ज़िट स्लिट कि लाइट जो है वो सेपरेट होगी इनटू डिफरेंट वेवलेंथ्स और फिर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है वो इस एग्ज़िट स्लिट से निकलेगी। यहाँ पर फिर एक डिवाइस है, इसको हम कहते हैं बीम स्प्लिटर। ये क्या करेगा कि ये इस बीम को डिवाइड कर देगा इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देगा। ये जो 2 पोर्शंस हैं ये आगे फिर फोकसिंग मिरर पर स्ट्राइक करेंगे एंड दे विल मूव इनटू 2 बीम्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। ये जो यहाँ पर 2 बीम्स हैं इनमें से एक बीम जो है वो रेफरेंस सेल से पास करेगा और दूसरा बीम जो है वो सैम्पल सेल से पास करेगा। जो हमारे पास रेफरेंस सेल है इसमें होगा ब्लैंक सॉल्यूशन, वेयर एज जो सैम्पल सेल है उसमें हमारा जो सैम्पल है जिसको हमने एनालिसिस करना है वो मौजूद होगा। ब्लैंक में आपको पता है, ब्लैंक की हमने डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं कि द सॉल्यूशन विच कंटेन्स ईच एंड एवरी कंटेंट ऑफ द एक्चुअल सैम्पल एक्सेप्ट दैट ऑफ एनालाइट। तो इसमें एनालाइट नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें होगी। तो ये है ब्लैंक सॉल्यूशन। फिर यहाँ से ये बीम फोकस करेगा एंड इट विल स्ट्राइक हेयर विद ऑप्टिकल चॉपर और जो सैम्पल से बीम जो है वो स्ट्राइक करेगा और यहाँ पर ऑप्टिकल चॉपर तक पहुँचेगा। तो ये जो चॉपर है इसमें अगर आप देखें कि एक वक्त में ये साइड जो है वो इसकी रिफ्लेक्टेंस है और ये वाली जो साइड है इट इज़ परफोरेटेड, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट है। तो जब ये रिफ्लेक्टेंस वाली साइड आएगी तो ये जो बीम है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा और डिटेक्टर तक पहुँचेगा। ये वो बीम है जो कि रेफरेंस सेल से आया। लेकिन जब ये परफोरेटेड साइड यहाँ पर आएगी तो जो ऊपर वाला बीम है वो ब्लॉक हो जाएगा और जो सैम्पल से बीम आएगा वो डिटेक्टर तक पहुँचेगा। तो इस तरह इस चॉपर की रोटेशन की वजह से अल्टरनेटिवली एक वक्त में या सैम्पल का जो है वो बीम जाएगा या जो आपका ब्लैंक सॉल्यूशन है उसका बीम जाएगा और ये आगे डिटेक्टर तक पहुंचेगा। यहाँ पर जो डिटेक्टर हमने इंस्टॉल किया है ये फ़ोटो सेल भी हो सकता है, फ़ोटो मल्टीप्लायर ट्यूब भी हो सकती है,
या CCD, CID, एनी टाइप ऑफ डिटेक्टर हो सकता है, जो कि हमने पिछली डिटेल में बड़ा उनको हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर जो पर्टिकुलरली डिटेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, ये है तो वही फोटो सेल है या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है या CCD है, बट इट इज़ रेशो रिकॉर्डिंग डिटेक्टर। यानी कि ये रेशो रिकॉर्ड करेगा 2 बीम्स की, या वो इसको कंपेयर करेगा ब्लैंक सोल्यूशन की रीडिंग को सैम्पल सोल्यूशन की रीडिंग के साथ। देखें कि जब हमारे एनालाइट ने कोई लाइट अगर एब्जॉर्ब नहीं की है, तो जो इंटेंसिटी रेफरेंस बीम की होगी वही इंटेंसिटी जो है वो सैम्पल बीम की होगी। और जब दोनों बीम्स हम यहाँ पर पास करवाएंगे तो इंटेंसिटी दोनों की एक होगी, और यहाँ पर समहाउ एक डायरेक्ट करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब हमने यहाँ पर एम्पलीफायर जो है वो ऐसे सेट किया हुआ है, एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द रिकॉर्डर। एम्पलीफायर जो है वो तब एक्टिव होगा जब यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट होगा, लेकिन जब दोनों बीम्स की इंटेंसिटी जो है यहाँ पर एक जैसी है तो यहाँ पर डायरेक्ट करंट आएगा। तो DC से ये जो एम्पलीफायर है वो एक्टिव नहीं होगा, और आगे रिकॉर्डर पर आपको कोई सिग्नल नहीं आएगा क्योंकि एम्पलीफायर एक्टिव नहीं है, और आपको कोई पीक यहाँ पर नहीं मिलेगी, एंड देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे ही आपके सैंपल ने लाइट जो है वो एब्जॉर्ब की है, वेयर एज ब्लैंक सोल्यूशन की लाइट में जो है वो कोई उसमें डेफिशिएंसी नहीं आएगी, वो लाइट जो है वो एज इट इज़ रहेगी। तो होगा क्या, यहाँ पर जब सैंपल से बीम जो है वो आगे जाएगा तो लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन जब रेफरेंस से बीम आगे जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इस कम ज़्यादा इंटेंसिटी की वजह से यहाँ पर जो डिटेक्टर है वो जो करंट प्रोड्यूस करेगा वो होगा AC, और जैसे ही AC होगा करंट प्रोड्यूस तो एम्पलीफायर जो है वो एक्टिव हो जाता है। जब हम इसको AC करंट सप्लाई करते हैं तो फ़ौरन ही ये वहाँ पर पीक्स जो है वो बनानी शुरू कर देता है। तो चार्ट रिकॉर्डर का क्या काम है कि यहाँ पर जिस वेवलेंथ को हम आगे भेज रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्ड जो है वो फिर यहाँ पर पीक्स बनाएगा, और अल्टीमेटली हमें वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस के दरमियान जो ग्राफ है वो मिल जाएगा। नो सेकंड हेयर दिस इज़ IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अगेन ये भी एक डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। तो डेफिनेटली IR में हमने IR का सोर्स जो है वो इंस्टॉल यहाँ पर करना है। IR का वही नस्ट फिलामेंट भी हो सकता है, ग्लो बार भी हो सकती है। इसको भी हमने लाइट सोर्सेज की टॉपिक में जो है वो बड़े उसको जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ से अब देखें जो बीम है लाइट का, तो लाइट जो है वो यहाँ पर सेंटर में पड़ी है, तो इसके बीम जो हैं वो चारों तरफ जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 बीम्स जो हैं वो यहाँ पर मिरर जो है वो फोकसिंग मिरर रखकर जो है वो उनको यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। नाउ दीज 2 बीम्स हैव बीन डेवलप्ड, और एक साइड से यहाँ पर ये सैंपल बीम जो है वो गुजर रहा है। यहाँ पर ये हमारी जो है वो क्यूवेट पड़ी है जिसमें सैंपल है। अगेन ये क्यूवेट जो है या ये स्लाइड है ये सोडियम क्लोराइड की बनी होगी। तो दूसरा जो रेफरेंस बीम है वो जब बजाय यहाँ पर ब्लैंक्स के पास करने के, वो यहाँ पर एक डिफरेंट डिवाइस में से गुजर रहा है। इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल वेज। और इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। इसको हमने पहले यूज़ नहीं किया। इसका हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। एक्चुअली ऑप्टिकल वेज जैसे ये आपको शेप से ज़ाहिर है कि जितना हम इसको नीचे मूव करेंगे उतना ही ये जो रेफरेंस बीम है इसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो अगर हम इसको फुली यहाँ पर नीचे कर दें तो ये वाली साइड जो है ये फुली बीम के रास्ते में आ जाएगी, और यहाँ पर जो रेफरेंस बीम है वो बिल्कुल उसकी इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस ऑप्टिकल वेज को ऊपर की तरफ ड्राइव करेंगे तो इस रेफरेंस बीम की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या फुल 100% हो जाएगी जितना हम इसको ऊपर करेंगे। सो इसकी मूवमेंट से हम रेफरेंस बीम की इंटेंसिटी जो है वो इसको कंट्रोल करते हैं। तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है कि हम रेफरेंस बीम की इंटेंसिटी को कंट्रोल क्यों करें, तो उसका रीज़न जो है वो बाद में हम देखते हैं। बहरहाल यहाँ पर स्प्लिट होकर बीम जो है वो एक तरफ से रेफरेंस बीम बन गया और एक जो है वो सैंपल बीम बन गया। सैंपल बीम जो है वो हमारे जो क्यूवेट है जो कि सोडियम क्लोराइड या पोटाशियम क्लोराइड की है, ये स्लाइड है उसमें से गुजर रहा है, और जो हमारा रेफरेंस बीम है वो ऑप्टिकल वेज से जो है वो गुजर रहा है। आफ्टर देन यहाँ से ये जो रेफरेंस बीम है ये फोकसिंग मिरर के साथ होता हुआ ये फिर अगेन ऑप्टिकल चॉपर में से गुजरेगा, जैसे कि यूवी विजिबल में गुजरा है, और यहाँ से फिर ये आगे जाकर मोनोक्रोमेटर पर जो है वो स्ट्राइक करेगा।
नौ यहाँ पर अगर हम देखें कि डिफरेंसेस जो हैं, सबसे पहला डिफरेंस है कि यूवी विजिबल में यूवी के लिए हम ड्यूटेरियम लैम्प और विजिबल के लिए हम टंगस्टन लैम्प यूज़ करते हैं, वेयर एज आईआर के लिए एक डिफरेंट लाइट सोर्स जैसे कि नस्ट, फिलामेंट या ग्लो बार जो है हम उसको यूज़ करते हैं। सेकंड जो यहाँ पर डिफरेंस आया वो ये है कि रेफरेंस बीम जो है वो किसी भी ब्लैंक या क्यूबेट से नहीं गुजरा, बल्कि ये एक और डिवाइस जो है वो उसके रास्ते में है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल वेज, वेयर एज दिस ऑप्टिकल वेज वॉज नॉट प्रेजेंट इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसके बाद यहाँ पर एक और जो मेजर डिफरेंस है, बाकी ये ऑप्टिकल चॉपर जो है वो यूवी विजिबल में भी है और आईआर में भी है, जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर सैंपल या रेफरेंस बीम जो है वो डायरेक्टली सोर्स से निकलने के बाद जो है वो हमने उसको सैंपल क्यूबेट से गुजारा है, और बाद में ऑप्टिकल चॉपर से निकलने के बाद जो है वो मोनोक्रोमेटर में यहाँ पर जा रहा है। अगर आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में देखें, जैसा कि नॉर्मल हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि जैसे ही लाइट सोर्स से जो है बीम निकलता है वो एंटर होता है इनटू मोनोक्रोमेटर, और मोनोक्रोमेटर से बाद में वो स्प्लिट होकर रेफरेंस और सैंपल में जो है वो पास हो रहा है। लेकिन आईआर में ऐसा नहीं है। आईआर में डायरेक्टली जो है वो बीम जो सोर्स से निकल रहा है उसको हम सैंपल से पास कर रहे हैं और फिर हम जो है वो मोनोक्रोमेटर से पास करवा रहे हैं। तो वन बिग रीज़न फॉर दिस अरेंजमेंट इज़ दैट कि यहाँ से हमें पता चलता है कि मोनोक्रोमेटर को आप सैंपल से पहले रखें या बाद में रखें, मोनोक्रोमेटर की फंक्शनैलिटी पर जो है वो कोई असर नहीं पड़ता। द रीज़न इज़ दैट कि मोनोक्रोमेटर का फंक्शन क्या है? मोनोक्रोमेटर का फंक्शन है टू सेलेक्ट द लाइट। हमने सारी लाइट पास नहीं करवानी, हमने वही लाइट पास करवानी है या नैरो बीम पास करवाना है जो कि हमारा सैंपल जो है वो जिस रेंज में एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर आप इस मोनोक्रोमेटर को यहाँ पर रख लें या यहाँ पर रख लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज सैंपल ने तो वही लाइट एब्जॉर्ब करनी है जो उसकी नेचर है, जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस बनी हुई हैं सैंपल ने तो, या वाइब्रेशनल ट्रांजिशन बनी हुई है सैंपल ने तो वही लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करनी है। तो मोनोक्रोमेटर को आप चाहे पहले रख लें या आप मोनोक्रोमेटर को सैंपल के बाद रख लें, उससे उसकी फंक्शनैलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पर, फिर हमने मोनोक्रोमेटर को यहाँ पर सैंपल के बाद क्यों रखा है? द रीज़न इज़ दैट कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम आईआर की ये जो लाइट यूज़ कर रहे हैं इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि ये सैंपल को डिस्ट्रॉय कर सके। इवन कि ये तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी नहीं कर सकती, इसमें सिर्फ वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होती हैं। तो इसलिए अगर हम सोर्स से निकलने के बाद फ़ौरन लाइट को अगर हम सैंपल पर स्ट्राइक करवाएं तो उससे सैंपल जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर अगर आप देखें कि यूवी विजिबल जो है इसकी एनर्जी लाइट की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आईआर, तो हम बजाय ये सारी इंटेंसिटी की लाइट अगर हम सैंपल पर जो है वो स्ट्राइक करवाएंगे तो उससे हो सकता है कि सैंपल जो है वो डी नेचर हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए या डीकम्पोज हो जाए, बिकॉज यूवी और विजिबल की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो है वो कर सकता है या सैंपल की नेचर को चेंज कर सकता है। तो इसलिए हमने इस इनिशियल लाइट की इंटेंसिटी को पहली ही स्टेज में रिड्यूस करने के लिए हमने मोनोक्रोमेटर से पास करवाया, ताकि मोनोक्रोमेटर से जो है वो हम उसकी इंटेंसिटी लाइट की कम कर दें इन ऑर्डर टू रेजिस्ट द चेंज इन द सैंपल। लेकिन आईआर में क्योंकि आईआर सोर्स की एनर्जी बहुत कम है तो वो सैंपल को डिस्ट्रॉय नहीं करता, तो इसलिए हम सोर्स से निकलने के फ़ौरन बाद सैंपल में से लाइट को पास करवा सकते हैं। सो इसी वजह से हमने मोनोक्रोमेटर को जो है वो आईआर में सैंपल के बाद में जो है वो प्लेस किया है। तो मोनोक्रोमेटर की जो फंक्शनैलिटी है वो उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमने डिटेक्टर तक एक लिमिट लाइट की रखनी है। हमने सारी लाइट जो है वो डिटेक्टर तक नहीं पहुंचानी, क्योंकि डिटेक्टर जो है वो हमारा बड़ा लेस सेंसिटिव है। तो अगर हम 100% में से 10% लाइट जो है वो इसमें से पास करवाएं और 10% में से 1% एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको ये चेंज कर लेगा, डिटरमिन या डिटेक्ट कर लेगा। सो मोनोक्रोमेटर को आप यहाँ पर रखें या मोनोक्रोमेटर को आप सैंपल के बाद में रखें, मोनोक्रोमेटर की फंक्शनैलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। यस, इस जगह पर हमने मोनोक्रोमेटर को आईआर में सैंपल के बाद इसलिए रखा है कि क्योंकि आईआर सोर्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो सो वी कैन डायरेक्टली पास द लाइट फ्रॉम सोर्स दैट कैन डायरेक्टली एंटर इनटू आवर सैंपल कंपार्टमेंट और क्यूवेट।
नेक्स्ट जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन यूवी विजिबल एंड आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो यहाँ पर डिटेक्टर का है कि यहाँ पर जो डिटेक्टर है वो थर्मोकपल हो सकता है, थर्मोपाइल हो सकती है, बोलोमीटर हो सकता है, थर्मिस्टर हो सकता है और इट मे बी सम गोले सेल और न्यूमेटिक डिटेक्टर। तो डिटेक्टर की यहाँ पर नेचर भी जो है वो डिफरेंट टाइप की है, लेकिन ये डिटेक्टर जो है ये वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ नल मैकेनिज़्म। नल मैकेनिज़्म जो है उसको ऑपरेट करने के लिए ही हमने यहाँ पर ये जो ऑप्टिकल वेज है इसको यूज़ किया है। देखें कि अगेन यहाँ पर दो बीम जो हैं वो पास कर रहे हैं, तो पहले हम जो है ऑप्टिकल वेज को फुली ऊपर रखेंगे जिससे रेफरेंस बीम जो है वो फुल इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर पास हो। जब यहाँ पर सैंपल में फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई एनालाइट लाइट अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो दोनों बीम्स की जो इंटेंसिटी है चाहे वो रेफरेंस बीम की है या सैंपल बीम की है वो एक जैसी होगी और यहाँ पर एम्पलीफायर तक जो है वो डायरेक्ट करंट जो है वो पहुँचेगा डीसी। अगेन यहाँ पर भी जो एम्पलीफायर है वो जब डीसी फॉर्म में करंट इसको पहुँचेगा तो वो एक्टिव नहीं होगा, वो बल्कि इनएक्टिव रहेगा। लेकिन अगेन जब यहाँ पर एसी करंट जो है वो इस पर पहुँचेगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब एसी करंट कैसे पहुँचेगा? एसी करंट विल बी प्रोड्यूस कि जब यहाँ पर सैंपल जो है वो कोई लाइट अब्जॉर्ब करे लेकिन रेफरेंस बीम जो है वो कोई लाइट अब्जॉर्ब ना करे, तो जब सैंपल वाला लाइट आगे पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन जब रेफरेंस वाली बीम आगे जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर फिर डिटेक्टर जो है वो आगे एसी करंट प्रोड्यूस करेगा और जैसे ही एसी करंट प्रोड्यूस होगा तो ये एम्पलीफायर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। नाउ ये एम्पलीफायर जो है यहाँ पर ये वर्क कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म में वो कैसे वर्क करता है कि जैसे ही यहाँ पर ये एसी करंट पहुँचेगा तो ये डिटेक्टर जो है ये वर्क कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नल मैकेनिज़्म। कि नल मैकेनिज़्म में ये है कि ये एम्पलीफायर की हम सेटिंग ऐसे करेंगे कि ये एसी से दोबारा जो है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू डीसी। डीसी में वो कन्वर्ट कैसे होगा करंट कि ये एम्पलीफायर जो है वो सिग्नल देगा सर्वो मोटर को। सर्वो मोटर क्या करेगी? सर्वो मोटर जैसे ही यहाँ पर अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस हुआ है, सर्वो मोटर जो है वो इस वेज को मूव करेगी डाउनवर्ड। जब डाउनवर्ड वो मूव कितना करेगी? वो तब तक करेगी जब तक कि ये एसी जो है वो अगेन डीसी में कन्वर्ट ना हो जाए। वो कैसे? कि जब इसको हम डाउनवर्ड करेंगे तो रेफरेंस बीम जो है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और ये कम होती होती उतनी कम होगी जितनी के आपके सैंपल बीम की कम हुई है। जब दोनों बीम्स की यहाँ पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी, यहाँ पर एक जैसी लाइट जब पहुँचेगी तो यहाँ पर फिर डिटेक्टर जो है वो अगेन डीसी करंट प्रोड्यूस करेगा। अब क्योंकि सर्वो मोटर यहाँ पर इसको मूव कर रही है ऑप्टिकल वेज को नीचे, तो यहाँ पर इस पोजीशन पर आपके कोई पेन जो है वो अटैच होगा या पॉइंटर अटैच होगा। यहाँ पर एक रिकॉर्डर है और इसमें एक पेपर जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर रोल लगा होगा। तो जैसे ही ये पेन जो है वो एक पोजीशन पर होगा, लेकिन जैसे ही सर्वो मोटर इसको नीचे को मूव करेगी वेज को, तो पेन भी नीचे को मूव करेगा और लेकिन जैसे ही फिर इंटेंसिटी जो है वो उसी पोजीशन पर आनी है तो ये बेस लाइन जो है वो अपनी दोबारा पोजीशन मेंटेन करेगी। तो इसी दौरान में यहाँ पर एक पीक जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो देखें जब हम आईआर की रेडिएशन जो है उसको हम नॉर्मली स्कैन करते हैं 4000 पर सेंटीमीटर से लेकर हम 400 पर सेंटीमीटर तक। ये पर सेंटीमीटर का जो है वो यहाँ पर हमने यूज़ किया है, ये यूनिट है वेव नंबर की। तो वेव नंबर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि दिस वेव नंबर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो जितनी यहाँ पर पीक जो है वो ज़्यादा आएगी, इसका मतलब है कि वहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड था तो उतनी ही एब्जॉर्प्शन जो है वो लाइट की ज़्यादा हुई है। तो जहाँ जहाँ पर सैंपल एब्जॉर्ब करेगा लाइट तो एसी प्रोड्यूस होगा, एसी इस एम्पलीफायर को एक्टिव करेगा। ये एम्पलीफायर की सेटिंग होगी कि हमने एसी को कन्वर्ट करना है इनटू डीसी। डीसी में कन्वर्ट करने के लिए दोनों लाइट बीम्स का एक जैसी इंटेंसिटी होना ज़रूरी है। तो दोनों की इंटेंसिटी हम एक जैसी कैसी कर सकते हैं कि अगर एम्पलीफायर सर्वो मोटर को मैसेज भेजे
तो सर्वोमीटर क्या करेगा कि इस ऑप्टिकल वेज को नीचे की तरफ मूव करेगा। जब रेफरेंस बीम की इंटेंसिटी भी कम होकर सैम्पल बीम की इंटेंसिटी के बराबर हो जाएगी तो दोनों यहाँ पर फिर डीसी करंट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे और वहाँ पर फिर जो है एम्पलीफायर जो है वो अपनी पहले वाली पोजीशन पर आ जाएगा। जब डीसी पोजीशन पे आ जाएगा तो यहाँ पर अगेन कोई पीक जो है वो नहीं बनेगी। सो इस तरह जितनी चेंज आई है इस डिटेक्टर में ड्यू टू द डिफरेंस इन सैम्पल एंड रेफरेंस बीम, उस चेंज को ये एम्पलीफायर सर्वो मोटर के ज़रिए नलीफाई कर रहा है बाय थ्रोइंग और ड्राइविंग द ऑप्टिकल वेज डाउन साइड। तो इसीलिए हम इस डिटेक्टर को कहते हैं कि ये डिटेक्टर वर्क कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नल मैकेनिज़्म। तो ये है डिफरेंस बिटवीन द नल डिटेक्टर एंड द रेशियो रिकॉर्डिंग डिटेक्टर। सो इन दिस वे these were the major differences between UV visible and IR spectrophotometers। तो यहाँ पर मेनली जो डिफरेंस है कि हम रेशियो रिकॉर्डिंग मेथड जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, वेयर एज जो IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उनमें हम फीडबैक मैकेनिज़्म को यूज़ करते हुए नल डिटेक्टर जो है वो उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि पीक्स जो हैं वो हमें इन्वर्स फॉर्म में मिल रही हैं, उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है वो एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ या वेव नंबर के दरमियान बन रहा है। तो यहाँ पर जितना नीचे को ये जाएगी पीक, इसका मतलब है उतनी ही एब्जॉर्बेंस जो है वो ज़्यादा हुई है। तो इसीलिए जो पीक्स हैं वो इन्वर्टेड फॉर्म में हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें इस पोजीशन पर एब्जॉर्बेंस जो है वो 0 है और इस पोजीशन पर एब्जॉर्बेंस जो है वो 100% है। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें कि जो एक्चुअल IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में ग्राफ होता है वो एब्जॉर्बेंस की बजाय अगर हम कहें कि ट्रांसमिटेंस में होता है तो वो गलत ना होगा। ट्रांसमिटेंस में भी क्या है, यहाँ पर ट्रांसमिटेंस जो है वो 100% है और नीचे को ट्रांसमिटेंस जो है वो 0 है। जब 0 ट्रांसमिटेंस है इसका मतलब है 100% एब्जॉर्प्शन है, और जब 100% ट्रांसमिटेंस है कि सारी लाइट पहुंच रही है तो इसका मतलब है 0 एब्जॉर्प्शन है। तो आप किसी तरीके से भी ले सकते हैं। तो बहरहाल IR में जो पीक्स हैं वो इन्वर्टेड फॉर्म में बनती हैं। ट्रांसमिटेंस में बनाना ग्राफ इसलिए भी ज़रूरी है कि नेक्स्ट हम जब BA लैम्बर्ट लॉ में पढ़ेंगे कि जो ट्रांसमिटेंस होती है वो होती है एब्जॉर्बेंस का नेगेटिव लॉग। सो नेगेटिव लॉग ऑफ T जो है दैट इज़ एब्जॉर्बेंस, कि जितनी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी उतनी ही ट्रांसमिटेंस की वैल्यू जो है वो कम होगी। ये नेगेटिव साइन जो है वो इसको शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर साथ लॉग भी आ रहा है। व्हाट इट मीन्स कि अगर यहाँ पर ट्रांसमिटेंस जो है वो 10 टाइम है तो एब्जॉर्बेंस जो है वो 1 टाइम। तो इसका मतलब है जब हम ट्रांसमिटेंस में ग्राफ बनाएंगे तो इस ग्रूव की जो इंटेंसिटी है वो 10 टाइम ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एब्जॉर्बेंस। तो क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं IR, और IR की जो अपनी एनर्जी है वो बहुत कम होती है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होती हैं, तो उनकी बहुत यहाँ पर छोटी पीक्स मिलेंगी अगर हम एब्जॉर्बेंस की फॉर्म में बनाएं ग्राफ। लेकिन अगर हम ट्रांसमिटेंस की फॉर्म में ग्राफ बनाएंगे तो वही जो पीक जो एब्जॉर्बेंस में बहुत स्मॉल आएगी, तो जब हम उसको ट्रांसमिटेंस में बनाएंगे तो उसकी साइड जो है वो इन्वर्ट तो हो जाएगी, लेकिन उसकी जो पीक है वो 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ी होकर हमें अपीयर होगी, जिसकी वजह से हमें IR के जो ग्राफ्स हैं उनको पढ़ने में, उनको प्रिडिक्ट करने में, पीक्स को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है। सो दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन विच इज़ A इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ T, के ग्राफ जो है एब्जॉर्बेंस और की बजाय जब हम ट्रांसमिटेंस में बनाएंगे तो इस नेगेटिव की वजह से इन्वर्टेड आएगा, लेकिन लॉग का फैक्टर आ रहा है। तो 1 टाइम अगर एब्जॉर्बेंस है तो व्हाट इट मीन्स कि 10 टाइम्स जो है वो ट्रांसमिटेंस है। तो जब हम ट्रांसमिटेंस में यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं तो इस पीक की इंटेंसिटी 10 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट UV विजिबल एंड IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। तो इस स्टेज पर जब हमने सारे डिटेल्ड कंपोनेंट्स जो हैं वो स्टडी कर लिए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ज़रूरी था कि आपको पता चले कि व्हाट इज़ एक्चुअली द रोल ऑफ बीम स्प्लिटर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस ऑप्टिकल चॉपर, and what is the role of these amplifiers, these servo motor
and most importantly this optical wedge. These terms were previously used in different spectrophotometer ray diagrams, but मैंने वहाँ पर explain नहीं किया था. So that is why I have made this video only for justification of these new miscellaneous components that are present in different UV visible and IR spectrophotometers. तो आई होप आपको इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, बट एनी हाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.